हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सब मज़े में होंगे, सेफ़ होंगे और अपने अपने घरों में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फाइनली हम जो है एक नया सेक्शन शुरू करने वाले हैं। ये बेसिकली 11th का ही पार्ट है, हीट सेक्शन। ठीक है, तो इस हीट सेक्शन के अंदर में 3 चैप्टर्स आते हैं। एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो 11th का जो पार्ट 2 है, जो 11th की सेकंड बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 आपको देखने को मिलेगा। तो चैप्टर नंबर 11 इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 12 इज़ थर्मोडायनामिक्स एंड चैप्टर नंबर 13 इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये तीनों चैप्टर्स मिला के हमारा पूरा कंप्लीट हीट सेक्शन बनता है। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले वाले चैप्टर से, यानी थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो इसके अंदर में बेसिकली 4 चीज़ें हमें पढ़नी है। पहला थर्मोमेट्री, दूसरा थर्मल एक्सपेंशन, तीसरा कैलोरीमेट्री और चौथा हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, देखिए जहाँ तक नीट का सवाल है तो नीट में थर्मोडायनेमिक्स से लगभग 2 सवाल मिनिमम आते हैं, कभी कभी 3 भी आए हैं लेकिन 2 मिनिमम आते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से 1 सवाल आता है डियर स्टूडेंट्स, और ये पूरा का पूरा सेक्शन मिला के 2 सवाल आने के चांसेस हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक मिनिमम वेटेज मैंने बताया, यानी कि पूरा का पूरा हीट सेक्शन जो है उसका वेटेज कम से कम 5 सवाल आपको दे के जाएगा। और अच्छी बात यह है कि हीट सेक्शन बहुत ईजी है ना, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। जैसे मैकेनिक्स में लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, आपका दिमाग ख़राब हो गया था, तो यहाँ उतना टेंशन की बात नहीं है। यहाँ बहुत सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि हीट सेक्शन का जो एक बहुत बड़ा पोर्शन है वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। जैसे कि ये गैस की जो थियरी है या जो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो केमिस्ट्री में भी वही चीज़ें हैं जो आपको फ़िज़िक्स में पढ़नी है, यानी कॉमन है वो चीज़ें। ठीक है, तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। और एक और अच्छी बात ये है कि ये जो हीट सेक्शन है पूरा का पूरा, ये हीट सेक्शन एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है, यानी इस सेक्शन का किसी भी दूसरे सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। यानी अगर आपने फ़िज़िक्स में अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा फिर भी आप ये चैप्टर समझ लेंगे बड़ी आसानी से। और एक और खुशखबरियों की लंबी लिस्ट है स्टूडेंट्स। तो एक और खुशखबरी ये है कि इस एंटायर सेक्शन में कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ ना के बराबर है। यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत कम यूज़ होगा, और प्लस ये बिल्कुल फ्रेश है, आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि हर चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं चैप्टर नंबर 11 यानी थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से शुरू करूं, है ना, कुछ फ़न फैक्ट्स आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर की कुछ तो मैक्सिमम वैल्यू होती होगी, कुछ तो मिनिमम वैल्यू होती होगी। तो क्या आपको मालूम है कि टेम्परेचर की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है पूरे यूनिवर्स में? पूरे यूनिवर्स में आप कुछ भी ले सकते, सन, स्टार, जहाँ तक आपका माइंड जाता है आप जा सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, और आप सोच सकते हैं कि टेम्परेचर की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। तो चलिए मैं आपको उसके बारे में कुछ बताता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फूटता है, जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, तो वहाँ पे मैक्स टू मैक्स इतनी एनर्जी, यानी 1 के बाद 7 ज़ीरो, है ना, यानी 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सन की अगर हम बात करें तो सन के आउटर एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो 1 के बाद 60 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और सन का जो कोर है उसका टेम्परेचर लगभग होता है डियर स्टूडेंट्स 15 के बाद 60, यानी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, तो ये सन की बात है ना। और इंसान ने धरती पर लैबोरेटरी के अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना क्रिएट किया है आज तक? डियर स्टूडेंट्स, सन 2003 में इंसान ने लैबोरेटरी में 5.5 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस क्रिएट किया है। ठीक है, तो 5.5 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी सन के कोर से कहीं ज़्यादा
टेम्परेचर लैबोरेटरी में अचीव हो चुका है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और यही नहीं, अब इसकी मैक्सिमम लिमिट कहाँ है, तो आइए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। दिस वैल्यू विच यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, ये है अब तक का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जिसका अनुमान साइंटिस्ट्स ने लगाया है। अब ये जो टेम्परेचर है ये आपको दिख रहा है, ये आप 142000000 कितने ज़ीरो हैं आप यहाँ देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, इतना डिग्री सेल्सियस। और ये टेम्परेचर कब क्रिएट हुआ, ये बिग बैंग के टाइम क्रिएट हुआ डियर स्टूडेंट्स। साइंटिस्ट का मानना है कि बिग बैंग के टाइम पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट हुआ है, ठीक है। यह अनुमान है साइंटिस्ट का, एक्चुअल टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन साइंटिस्ट का ये एक अनुमान है कि इतना टेम्परेचर बिग बैंग के टाइम क्रिएट हुआ है। आप देखिए ये जो टेम्परेचर आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये तब का टेम्परेचर है व्हेन द एज ऑफ द यूनिवर्स इज़ 10⁻⁻35 सेकेंड। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि जब यूनिवर्स का एज 10⁻⁻35 सेकेंड था, यानी बिग बैंग को हुए हुए 10⁻⁻35 सेकेंड हो चुका था, तब जो है टेम्परेचर यूनिवर्स का इतना था, है ना डियर स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं आप बात को, कितनी प्यारी बात है ना। तो ये तो मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर है जिसको फेमसली एब्सोल्यूट हॉट बोला जाता है, ठीक है। अब मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर क्या हो सकता है, तो साइंटिस्ट ने उसका भी अनुमान लगाया और एक्सपेरिमेंट से ऐसा पता चला डियर स्टूडेंट्स कि जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है वो होता है मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है 0 केल्विन। ये ओके नहीं लिखा हुआ है, ये 0 केल्विन लिखा हुआ है, और 0 केल्विन का मतलब है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है और इसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, यानी इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है थ्योरेटिकली। लैब में कितना अचीव किया है इंसानों ने, हमको पता है कि इंसानों ने मैक्सिमम कितना अचीव किया है 5.5 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस, ये मैक्सिमम अचीव किया। मिनिमम कितना अचीव किया है, मिनिमम अचीव किया डियर स्टूडेंट्स 460 × 10⁻⁻12 केल्विन, यानी मिनिमम थ्योरेटिकली कितना पॉसिबल है 0 केल्विन, और इंसान ने इतना केल्विन मिनिमम अचीव कर लिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 0.0000 मतलब 4 के पीछे हमको और कितना ज़ीरो जाना पड़ेगा, 9 ज़ीरोज़ देने पड़ेंगे, तब जाके ना 460 इतना केल्विन, यानी आप देखिए ऑलमोस्ट 0 केल्विन के कितने पास हम पहुंच गए हैं, ठीक है। तो ये है मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर थ्योरेटिकली विच इज़ 0 केल्विन, ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ज़ीरो, जो कि डिग्री सेल्सियस में -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। तो अब बेसिकली वक्त आ गया कि हम टेम्परेचर को डिफ़ाइन करें। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ टेम्परेचर, आप बचपन से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, है ना। तो टेम्परेचर इज़ डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है वो हमको किससे पता चलता है, टेम्परेचर से पता चलता है। टेम्परेचर का जो सिंबल है वो कुछ बुक्स में इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ बुक्स में इसको ऐसा थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ग्रीक का T तो थीटा ही है ना, इंग्लिश का T है और ग्रीक का T कौन है, थीटा है ना। तो जैसे आपको ग्रीक में टाटा लिखना है तो टाटा कैसे लिखेंगे, थीटा अल्फ़ा टाटा, समझ रहे हैं आप बात को। और या नहीं तो आप कैपिटल T यूज़ कर लीजिए, टाउ अल्फ़ा टाटा, है ना। तो इस तरह से आप ग्रीक में T लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो टेम्परेचर के लिए कभी कभी T यूज़ करते हैं, कुछ बुक्स में थीटा यूज़ करते हैं। तो ये दोनों सिंबल आपको ध्यान में रखना है, कभी भी हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि भाई टेम्परेचर इज़ डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है या कितना गर्म है वो हमको टेम्परेचर से पता चलता है। टेम्परेचर एक रिलेटिव टर्म है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, तो टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि आपने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है, उसमें से एक टेम्परेचर है। टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, केल्विन, ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्परेचर इज़ अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी विच इज़ रिलेटेड टू द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
तो ये पॉइंट थोड़ा क्रिटिकल है, ये आखिरी वाला पॉइंट, इस पॉइंट को थोड़ा हम समझ के ले लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखिए, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो होता ही है डियर स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए मैंने एक रॉड को टच किया और मेरा हाथ थोड़ा जल गया, मुझे एकदम गर्म सा लगा, है ना, तो मैं क्या बोलूँगा, इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है ना। तो इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि देखिए रॉड गर्म कैसे हुआ, हमने उसको हीट किया तब वो गर्म हुआ, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम रॉड को हीट करते हैं, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, है ना, जब हम रॉड को हीट करते हैं तो रॉड को हीट करने से क्या होता है कि उसके अंदर की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं, है ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जितना ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर उस रॉड का बढ़ेगा, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या हो रहा होता है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है। अब अगर कोई रॉड गर्म है तो क्या हम देख के पता लगा सकते हैं क्या कि वो गर्म है? वैसे नॉर्मल कंडीशंस में तो नहीं पता लगा सकते हैं। हाँ, अगर इतना गर्म कर दिया है कि वो रॉड लाल हो गया है तब तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में जिन लोगों ने खाना वाना पकाया होगा घर में, तो आप देखिए चम्मच वगैरह अगर आप कढ़ाई में डाल के छोड़ देते हैं और वापस पकड़ने जाते हैं, कभी कभी हाथ जल जाता है ना, देख के आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वो गर्म है कि नहीं, है ना, नॉर्मल कंडीशंस में, है ना। तो क्या है कि जब हमको कोई चीज़ गर्म फील हो रही है तो वो हमारा सेंस ऑर्गन हमें बता रहा है, जो हमारा स्किन है वो हमको बता रहा है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यानी अगर कोई चीज़ हमको छू के ऐसा गर्म लग रही है, टच करने पे गर्म लग रही है, इसका मतलब है कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो नेचर ने हमको ये एबिलिटी दी है कि हम मॉलिक्यूल्स को मूव करते हुए तो नहीं देख सकते अंदर में। क्या ऐसा होता है डियर स्टूडेंट्स कि हमको ऐसे 2 रॉड्स दिए गए, ठीक है ना, और हमको ऐसा बस देख के बताना है कि कौन सा ज़्यादा गर्म है? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हो पाता कि हम मॉलिक्यूल्स को देख पाते तो हम देखते इसके मॉलिक्यूल्स बहुत स्लोली मूव कर रहे और इसके मॉलिक्यूल्स बहुत फास्ट मूव कर रहे, तो हम बोलते इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है ना। लेकिन ऐसा हमको दिख तो नहीं पाता है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या हो रहा है हमारी आँख नहीं देख सकती है। तो उसके लिए हमको टच करना पड़ता है। अगर टच करोगे हाथ जल गया मतलब कि इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स का, और अगर टच किया और हाथ उतना नहीं जला, कम जला, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो कम है, यानी टेम्परेचर कम है। तो बेसिकली टेम्परेचर ज़्यादा या कम का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा या कम किसकी, मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है मैंने कि टेम्परेचर इज़ बेसिकली ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, है ना। तो ये चीज़ है। तो काइनेटिक एनर्जी एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है और टेम्परेचर एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जो हम फील कर पाते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, ठीक है। अगर ये बात समझी तो अच्छी बात है, नहीं भी समझी तो कोई बात नहीं, आगे चल के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम और डिटेल से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है वो है हीट। हीट भी आप बचपन से पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ये भी आपने बचपन से पढ़ा है। हीट नेचुरली फ्लो करती है। हीट इज़ द एनर्जी इन ट्रांजिट, यानी एक ऐसी एनर्जी है जो नेचुरली एक हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से एक लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ फ्लो करती है। कब तक? जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, है ना। हीट कब तक फ्लो करेगा? गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी की ओर हीट फ्लो करता है, लेकिन कब तक फ्लो करेगा? तो जब हीट फ्लो करता है तो ठंडे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है और गर्म बॉडी का टेम्परेचर घटता जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो जाता है, इसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, जब थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो इसका मतलब है कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो गया है और अब हीट फ्लो नहीं होगा, है ना। या जितना हीट फ्लो ए से बी में होगा उतना ही बी से ए होगा, सच दैट कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। उसी को हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है।
अब जो हीट है उसका अलग अलग सिंबल है, जैसे कुछ बुक्स में हीट को H से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ बुक्स में हीट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो प्रचलित सिंबल्स हैं जो अक्सर यूज़ होते हैं। क्योंकि हीट एक टाइप का एनर्जी है, इसीलिए उसका ऐसा यूनिट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जूल होगा। हीट के और भी यूनिट्स हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे आगे चल के, जैसे कैलोरी वगैरह भी हम यूज़ करते हैं हीट के लिए, लेकिन उसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हुए, और अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब हम टेम्परेचर की चर्चा करते हैं तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम अलग अलग स्केल्स हमने डेवलप किए हैं। तो बेसिकली अभी स्केल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन 3 मेजर स्केल्स हैं। एक को हम बोलते हैं फ़ारेनहाइट स्केल, एक को हम बोलते हैं सेल्सियस स्केल और एक को हम बोलते हैं केल्विन स्केल। तो ये तीनों स्केल्स में क्या समानताएं हैं और क्या जो इनमें डिफरेंसेस हैं उनके बारे में हम ज़रा देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले मैं सेल्सियस स्केल की बात करता हूँ। ये जो बीच वाला स्केल है वो सेल्सियस स्केल है। तो किसी भी स्केल में एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है और एक अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है। लोअर फिक्स्ड पॉइंट यानी उसको आइस पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स इसको? आइस पॉइंट। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, वो मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से। तो मैं इस तरह से आपको शो करता हूँ। तो ये रहा हमारा आइस पॉइंट। तो ये आप देखिए तीनों स्केल्स के 3 अलग अलग आइस पॉइंट्स हैं, यानी वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे पानी बर्फ़ बन जाता है एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आइस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग वाटर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं फ्रीजिंग वाटर, तो इसी को हम बोलते हैं आइस पॉइंट या लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आइस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर फिक्स्ड पॉइंट, शॉर्टकट में LFP। ठीक है, और एक होता है डिफरेंट स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट जिसको हम अपर फिक्स्ड पॉइंट भी बोलते हैं, अपर फिक्स्ड पॉइंट UFP, अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे पानी भाप बन जाता है ना। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे अपर फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ दी अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। अब आप देखिए सेल्सियस स्केल पे लोअर फिक्स्ड पॉइंट को 0 डिग्री माना गया, यानी वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे पानी बर्फ़ बने उसको 0 बोला गया है, और वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे पानी एवापोरेट कर जाए उसको 100 डिग्री बोला गया है। ठीक है, पर वही अगर हम केल्विन स्केल की बात करें तो केल्विन स्केल में जिस टेम्परेचर पे पानी बर्फ़ बनता है उसको 273.15 बोला गया, और वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे पानी एवापोरेट कर जाता है, करना शुरू कर देता है, उसको हम बोलते हैं 373.15 केल्विन, है ना। तो ये इतना केल्विन और ये इतना केल्विन। ठीक, तो उसी तरह से अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करेंगे तो जिस टेम्परेचर पे पानी बर्फ़ बनता है उसको 32 डिग्री लिया गया, और जिस टेम्परेचर पे पानी एवापोरेट करना स्टार्ट करता है उसको 212 डिग्री लिया गया, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो ये अपनी अपनी मर्ज़ी है डियर स्टूडेंट्स, ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है। क्या जब पानी बर्फ़ बन रहा होता है तो उसकी शक्ल पे लिखा होता है क्या कि यहाँ 0 डिग्री है, ये यहाँ पे तापमान 0 डिग्री हो रहा है, ऐसा लिखा रहता है क्या? या पानी जब बॉईल होने लगता है तो क्या वहाँ पे उसके सरफेस पे लिखा जाता है, लिखा क्या ऐसा आ जाता है क्या अभी इसका टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया है? नो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 0 डिग्री 100 डिग्री ये बस रैंडम नंबर से जो हमने माने कि मान लो कि जिस टेम्परेचर से सेल्सियस ने क्या किया, सेल्सियस ने मान लिया कि मान लो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे पानी बर्फ़ बन रहा है मान लो वो 0 डिग्री है। मेरे हिसाब से मैंने उस टेम्परेचर को 0 रेफरेंस टेम्परेचर ले लिया, 0 ले लिया उसको मैंने, और जिस टेम्परेचर पे पानी बॉईल हो रहा है उस टेम्परेचर को मैंने 100 मान लिया। मेरी मर्ज़ी है, मैं उसको 200 300 400 कुछ भी मान सकता था, है ना। उसी तरह से केल्विन ने बोला कि जिस टेम्परेचर पे पानी बर्फ़ बनेगा उसको मैं इतना मानूंगा, और जिस टेम्परेचर पे पानी बॉईल होना शुरू हो जाएगा उसको मैं इतना मानूंगा, उसकी मर्ज़ी।
वैसे ही फ़ारेनहाइट ने बोला कि जिस टेम्परेचर पे पानी बर्फ़ बनेगा उसको मैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मानूंगा, और जिस टेम्परेचर पे पानी बॉयल होना शुरू होगा उसको मैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मानूंगा। मेरी मर्ज़ी, मैं 212 मानूँ, 272 मानूँ, 250 मानूँ, मेरी मर्ज़ी है ना। तो सब ने अपने अपने हिसाब से आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट को, सब ने अपने अपने हिसाब से आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट को अपनी अपनी वैल्यूज़ असाइन की, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट यानी स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच में कितने डिवीजन्स हैं। तो नंबर ऑफ़ डिवीजन्स की बात करते हैं। पहले मैं आपको सेल्सियस स्केल में बताता हूँ। तो अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक कितने डिवीजन्स है डियर स्टूडेंट्स, 100 डिवीजन्स है यहाँ पे, 100 डिवीजन्स। सिमिलरली अगर हम बात करें केल्विन स्केल की, तो केल्विन स्केल में भी यहाँ से यहाँ तक कितने डिवीजन्स है, 100 डिवीजन्स है। अब देखिए इसमें आप 100 ऐड करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो 100 डिवीजन्स है यहाँ पे भी। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूँ कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ लिखी है 273.15, इसको 273.15 नहीं बोल के इसको कभी कभी राउंड ऑफ करके 273 बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ करके क्या बोल देंगे, 373 बोल देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो अभी भी नंबर ऑफ़ डिवीजन्स कितने रहे यहाँ पे, 100 डिवीजन्स रहे, ठीक है। ये राउंड ऑफ करके लिखा जाता है कभी कभी। और अब उसी तरह से फ़ारेनहाइट स्केल में अगर आप देखेंगे तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितने डिवीजन्स हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 212 में 32 माइनस कीजिए आप, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिवीजन्स 180 है। यानी कि फ़ारेनहाइट ने क्या किया कि अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट को 180 पार्ट में डिवाइड किया, 180 इक्वल पार्ट में। सेल्सियस ने अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और केल्विन ने अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट को केल्विन ने भी 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल में एक चीज़ कॉमन है कि इन दोनों में अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट को 100 डिवीजन्स में, 100 इक्वल डिवीजन्स में बांटा गया है, ठीक है। तो ये एक कॉमन चीज़ है सेल्सियस और केल्विन स्केल में, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रहा एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। अब आप देखिए जो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है वो केल्विन स्केल में कितना है, केल्विन स्केल में वो 0 केल्विन है, ठीक है। सेल्सियस स्केल में वो कितना है, -273.15, जिसको अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको बताया -273 डिग्री सेल्सियस ही बोला जाता है। और वही हमारा फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है, -459.67 फ़ारेनहाइट, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। एक और बात मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि एक टेम्परेचर ऐसा है जो कि फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल दोनों में सेम रीडिंग देता है, और वो टेम्परेचर है -40 डिग्री। -40 डिग्री वो टेम्परेचर है जो इन दोनों स्केल्स में सेम रीडिंग देता है। देखिए जब इसका टेम्परेचर -4 है तो इसका कितना है, -20 है। जब इसका 32 है तो इसका कितना है, 0 है ना। सिमिलरली जब इसका 68 है तो इसका कितना है, 20 है। तो इस तरह से अलग अलग सेल्सियस के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए फ़ारेनहाइट की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, लेकिन एक वैल्यू ऐसी है जो कोइंसाइड कर जाती है, और वो है 40 डिग्री वाली वैल्यू। जब यहाँ टेम्परेचर -40 होता है तो यहाँ भी -40 होता है, मतलब -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये -40 वो टेम्परेचर है तो जो दोनों स्केल पे कोइंसाइड कर जाता है। ये ओवरटेक वाली बात है। जैसे दो बंदे दौड़ रहे हैं, एक आगे एक पीछे, है ना। तो पीछे वाला अगर ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहा है तो वो आगे वाले को कहीं ना कहीं तो ओवरटेक करेगा। तो जब वो उसको ओवरटेक कर रहा होगा, जब दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो फिर दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम हो जाएगा ना उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो ये कुछ वैसी ही बात है डिस्टेंस से, एक तरह से अगर आप देखें तो, ठीक है। तो इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे, इस चीज़ को हम आगे चल के मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। अगर आपको अभी समझ नहीं भी आया है तो डोंट वरी, इसको हम आगे चल के मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया जाता है। आप इनमें से किसी भी दो स्केल के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर डिस्टेंस इस तरह से हमारा ग्राफ है
और अगर ग्राफ की मैं बात करूं तो ये जो आपको ग्राफ यहाँ दिख रहा है, ये ग्राफ बेसिकली फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का ग्राफ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया है इन फ़ारेनहाइट और एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लिया है इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए जब डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर 0 डिग्री है तब फ़ारेनहाइट स्केल पर टेम्परेचर कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें कि जब डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर 100 डिग्री है यानी अपर फिक्स पॉइंट, तब फ़ारेनहाइट स्केल पे टेम्परेचर कितना है भाई, तब जब यहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तब करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। तो ये वो पॉइंट है। तो जब यहाँ 100 है तो यहाँ करस्पॉन्डिंग 212 है और जब यहाँ 0 है तो यहाँ करस्पॉन्डिंग 32 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर इस तरह से अगर मैं ये थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्शन करूँ है ना, और मैं अगर मान लीजिए मैं इसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा टी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, और ये कितना होगा डिस्टेंस आप मुझे बताइए, 212 माइनस 32 विच इज़ नथिंग बट 180 है ना, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। और उसी तरह से डिस्टेंस अगर मैं इसकी लंबाई लूँ तो ये क्या होगा, तो इसको मैं बोलूँगा डेल्टा टी ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल विच इज़ नथिंग बट व्हाट 100 डिग्री सेल्सियस है ना। तो ये मैंने इसकी लंबाई और इसकी लंबाई मैंने लिखी है। ये क्यों लिखा है, ताकि हम स्लोप निकाल सकें यहाँ से है ना, इस लाइन का हम स्लोप निकाल सकें। देखिए टेम्परेचर लीनियरली वेरी कर रहा है इसलिए स्ट्रेट लाइन बनाए यहाँ पे। तो अब अगर मान लीजिए मुझे y = mx + c के हिसाब से इसका इक्वेशन लिखना हो तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ y = mx + c, ये हमारे स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूँ तो y एक्सिस पे हमारा कौन है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू, यहाँ पे m क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है विच इज़ गिवन बाय tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यानी डेल्टा टी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल अपॉन डेल्टा टी ऑन सेल्सियस स्केल। ये हमारा क्या है, स्लोप है, इनटू x। तो यहाँ x एक्सिस पे कौन है डिस्टेंस, x एक्सिस पर टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, प्लस c हमारा इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना है, c, दिस इज़ द इंटरसेप्ट डिस्टेंस। ग्राफ में आप देखिए ये हमारा इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट की बात होती है यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो 32 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं एज इट इज़ लिख दूँगा TF, और डेल्टा TF कितना है, ये 180 है, नीचे डेल्टा TC कितना है, ये 100 है, इनटू TC + 32, ये मैंने ऐसा लिख दिया। अब ये +32 को उधर ले चलते हैं तो -32 हो जाएगा, ये टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 अपॉन, तो पहले मैं इसको उधर ले गया और फिर मैं इस 180 को नीचे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अपॉन 180 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल अपॉन 100। बहुत ही ध्यान से इस इक्वेशन को देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से है ना, इसको आप बड़े ही ध्यान से देखिए। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप यहाँ आपको मिल गया फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल के बीच में। तो इसी को मैं जनरलाइज करके लिख रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को मैं जनरलाइज करके लिख रहा हूँ कि हम इसको लिख सकते हैं कि टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन उसका अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन
सेल्सियस स्केल माइनस उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन उसका अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल माइनस उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट, जिसको मैं 273 लिख रहा हूँ, वो 0.15 भी होता है पर मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ, अपॉन उसका अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट। इसको आप ऐसा लिखिए या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल माइनस उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन नीचे नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन दैट स्केल बिटवीन अपर फिक्स्ड पॉइंट एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट। टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल माइनस उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स इन द सेल्सियस स्केल बिटवीन अपर फिक्स्ड पॉइंट एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट। एंड टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल माइनस उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द केल्विन स्केल बिटवीन अपर फिक्स्ड पॉइंट एंड द लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो ये देखिए आप 180, 100 और 100 ये क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला देता हूँ। ये देखिए 180, 100 और 100 ये बेसिकली नंबर ऑफ डिविजन्स हैं अपर फिक्स्ड और लोअर फिक्स्ड पॉइंट के बीच में के, है ना। और ये क्या है, टेम्परेचर ऑन कोई भी टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल अपॉन ये उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये इसका स्केल और इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये इसका स्केल और इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो अब आप कंपेयर कीजिए डियर स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए आप ये वाला रिलेशनशिप देखिए, दिस रिलेशनशिप इज सेम एज दिस वन, ये जो हमने यहाँ पे देखा TF माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू TC अपॉन 100। तो यहाँ TC अपॉन 100 लिखिए या TC माइनस 0 अपॉन 100 लिखिए, बात तो एक ही है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे आ गई और अब केल्विन स्केल को ही मैंने बीच में लपेट लिया है। तो अल्टीमेटली ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है डियर स्टूडेंट्स इन तीनों स्केल्स के बीच में, जो आपको याद रखना है। और इसको आप जनरलाइज करके लिख सकते हैं, दिस इज़ इक्वल टू टेम्परेचर ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ दैट स्केल, ठीक, अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ दैट स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ दैट स्केल। दिस रेशियो विल बी कांस्टेंट। यानी इन चारों को हम आपस में इक्वेट कर सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम्स लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो ये बड़ी प्यारी बात है, बड़ा प्यारा फार्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यही नहीं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर से हम एक और फार्मूला तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो आपको 3 फार्मूले दिख रहे हैं, ये जो तीनों को इक्वेट किया गया है यहाँ पे, इसको हम डेल्टा टी के टर्म्स में भी यूज़ कर सकते हैं। डेल्टा टी के टर्म्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसका अगला रूप लिख रहा हूँ कि चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल अपॉन उसके नंबर ऑफ डिविजन्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल अपॉन उसके नंबर ऑफ डिविजन्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल अपॉन उसके नंबर ऑफ डिविजन्स। तो ये डेल्टा टी इज़ नथिंग बट द राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर, यानी चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये चेंज ऑफ टेम्परेचर का रिलेशनशिप है और ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता यहीं से बेसिकली वो आया है। तो उसका भी एक यूज़ है, उसका क्या यूज़ है, इस वाले का क्या यूज़ है, वो भी मैं उसके ऊपर भी आपको प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा, है ना। तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, सेल्सियस और केल्विन को इक्वेट कर रहा हूँ। तो अगर मैं सेल्सियस और केल्विन को इक्वेट करूँगा तो यहाँ 100 और 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू TK माइनस 273। टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज नथिंग बट TK माइनस 273, है ना। आप ऐसा लिखिए या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज नथिंग बट टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273, है ना। यानी अगर मैं लिखता हूँ 20 डिग्री सेल्सियस तो ये केल्विन में कितना होगा, ये केल्विन में होगा 293 केल्विन। ये कैसे आया, 20 डिग्री सेल्सियस को उठा के यहाँ रख दीजिए आप, तो 20 प्लस 273 विल गिव यू टेम्परेचर इन केल्विन विच इज़ 293। बचपन में आपने ये सब पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो एक तो ये बात है। और अगर मैं आपको इन दोनों को इक्वेट करके बताऊं तो यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स ये 100 और 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और हम क्या बोल पाएंगे, हम ये बोल पाएंगे कि डेल्टा टी ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू डेल्टा टी ऑन केल्विन स्केल। यानी
डिग्री सेल्सियस स्केल में अगर टेम्परेचर जितने डिग्री से राइज़ होगा केल्विन में भी उतने से ही राइज़ होगा, या डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर जितने से फॉल होगा केल्विन में भी उतने से ही फॉल होगा। ठीक है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। देखिए मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स के यहाँ पर दो टेम्परेचर्स हमको दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि मेरा जो डिग्री सेल्सियस स्केल में जो मेरा टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के कहाँ चला गया, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दिस इज़ द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल। अब मुझे करेस्पॉन्डिंग राइज चाहिए केल्विन स्केल में। तो केल्विन स्केल की अगर हम बात करें तो केल्विन स्केल ये 10 डिग्री सेल्सियस केल्विन स्केल पे कितना होगा, तो यहाँ पे आप 10 रखिए, तो 10 + 273 इज़, तो हाँ, तो इसका करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जो केल्विन स्केल पे होगा वो होगा 283 केल्विन, जो कि बढ़ के कहाँ चला गया। तो यहाँ पे अब बढ़ने के बाद मैं यहाँ क्या रखूँगा, तो बढ़ने के बाद मैं यहाँ पे रख दूँगा 20 + 273 इज़ नथिंग बट 293 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर कितने से बढ़ा, 10 डिग्री से बढ़ा, तो यहाँ भी टेम्परेचर कितने से बढ़ा, डिफरेंस निकालो तो ये 10 केल्विन से बढ़ा, यानी मैग्नीट्यूड सेम है। यानी अगर यहाँ टेम्परेचर 10 से बढ़ रहा है तो यहाँ भी टेम्परेचर 10 से बढ़ रहा है ना। तो वही मैं बताना चाह रहा था, बेसिकली वही मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ इस स्केल में टेम्परेचर जितने से बढ़ेगा तो इस स्केल में भी करस्पॉन्डिंग इंक्रीज़ उतना ही होगा, और वो तो होना ही था क्योंकि इन दोनों स्केल्स में नंबर ऑफ़ डिवीजन सेम है। यहाँ अगर अपर फिक्स्ड और लोअर फिक्स्ड के बीच में 100 डिवीजन है तो वहाँ भी अपर फिक्स्ड और लोअर फिक्स्ड के बीच में 100 डिवीजन्स ही हैं। इसीलिए यहाँ अगर टेम्परेचर 5 डिग्री से बढ़ता है तो वहाँ भी 5 केल्विन से यानी 5 से ही बढ़ जाएगा। ठीक है, वहाँ 10 से घटा तो यहाँ भी 10 से घटेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ डिवीजन्स दोनों के इक्वल हैं, है ना, ये चीज़ है। पर इन दोनों के बीच में ऐसा नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ़ डिवीजन्स यहाँ पे अलग अलग हैं, है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा उसकी भी हम चर्चा करेंगे। पर पहले मैं चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आप चीज़ों को पॉज करके कॉपी डाउन कर लेंगे। तो चलिए हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम यहाँ से शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। पॉज करके आप पहले ये कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपने ये कॉपी कर लिया है तो उसके बाद फिर आप, इसमें तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, फिर भी आप चाहें तो पॉज करके अगर कॉपी करना चाहते तो कर सकते हैं। आप बोलिएगा तो ये एक अलग से फाइल है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने तो बस क्रॉप करके ये लगाया है। आप इसका डिटेल्ड वर्जन भी देख सकते हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। ग्रुप के अंदर मैं सेंड कर दूँगा। ये भी मैं आपको, आप बोलेंगे मैं ग्रुप के अंदर सेंड कर लूँगा, इसका डिटेल्ड वर्जन उसमें मौजूद है। पॉज करके आप ये भी कॉपी कर सकते हैं, इसमें कुछ ख़ास है नहीं वैसे तो। ये एब्सोल्यूट ज़ीरो वाला पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि एब्सोल्यूट ज़ीरो हम किसको बोलते हैं, 0 केल्विन को बोलते हैं, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर ये चीज़ें आप कॉपी करना चाहें तो पॉज करके कॉपी कर लें, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी कर सकते हैं। इसमें तो कुछ है नहीं वैसे, रफली बस ये एक्सप्लेन किया है। फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लें, हाँ ये इंपॉर्टेंट है बहुत, तो इसको बिल्कुल आप अच्छे से कॉपी करें। देखिए बाकी अगर ये सब नहीं भी मेंशन किया तो भी चलेगा, बॉडी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं ना, कोल्ड डे, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। बेसिकली जो मैंने बॉक्स में डाला वही 4 पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो वो आप यहाँ पे जॉट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद ये है डियर स्टूडेंट्स आइस पॉइंट का दूसरा नाम, और ये स्टीम पॉइंट का दूसरा नाम। फिर आप उसके बाद पॉज करके ये कॉपी कर लें। तो जब यहाँ टेम्परेचर 0 से 100 पहुँचा तो यहाँ टेम्परेचर 32 से 212 पहुँचा, ठीक है। लीनियर रिलेशनशिप है, यहाँ टेम्परेचर ऐसा बढ़ रहा है तो यहाँ भी करस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर लीनियरली बढ़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे। प्रॉब्लम्स भी लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है ना। तो बस डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना बस करते हैं, आप इतना कॉपी कर लें, फिर हम चर्चा जारी रखेंगे अपने अगले लेक्चर में।